दोस्तों अब अपन अपने फंक्शनल बजट की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्या गिवन है? जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्राइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स टू प्रोडक्ट मिनीमैक्स एंड हैवी हाई फॉर द ईयर 2013 एंड 14। तो भाई दो प्रोडक्ट हैं इनके पास, मिनीमैक्स और हैवी हाई, जिसके लिए ये लोग प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं। प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं मतलब कितना प्रोडक्शन करना है ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्शन बजट बनाने वाले हैं ये, ठीक है। और प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते वो हमें आता है। फिर द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कंपनी का पॉलिसी क्या है? इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 25% ऑफ द एंटीसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट मंथ में जितना भी सेल्स होने वाला होगा उसका 25% स्टॉक के रूप में हम इसी मंथ में रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मई मंथ में हमारा 10,000 यूनिट का सेल होने वाला है, तो हम अप्रैल मंथ में ही 10,000 का 25% दैट इज 2500 का स्टॉक रख लेंगे अप्रैल में ही, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो नेक्स्ट मंथ में जो भी सेल होना है उसका 25% हम इसी मंथ में होल्ड कर लेंगे एज क्लोजिंग स्टॉक। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट का डेटा गिवन है, मिनीमैक्स और हैवी हाई। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स बताई हैं, ठीक है, कि कितनी यूनिट्स हम बनाने वाले हैं, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। ये डेटा है फॉर द ईयर 2013 और 14। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना लगेगा बताया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताया है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन टोटलिटी बताया है, ठीक है। द एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर 2013-14 आर एज अंडर। आपको स्टार्टिंग के जो 4 मंथ हैं उनका डेटा गिवन है। स्टार्टिंग के 4 मंथ में कितने यूनिट हम बेचने वाले हैं वो डेटा हमें गिवन है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई का दोनों प्रोडक्ट का डेटा गिवन है, मिनीमैक्स का भी और हैवी हाई का भी, ठीक है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। ओहो, प्रोडक्शन बजट बनाना हमें आता है। क्या करते थे अगर आपको याद हो तो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसा कुछ अपन ने सीखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी बनाकर देखेंगे। कब के लिए बनाना है? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। केवल फर्स्ट क्वार्टर के लिए बनाना है और वो भी मंथ वाइज बनाना है। इसका मतलब हमें अप्रैल, मई और जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, तो हमें अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीने का अलग अलग जो है वो बजट बनाना है। तो बजट बनाना है वो भी मंथ वाइज। जुलाई का बजट हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। एक और बात, मैं आपको केवल एक प्रोडक्ट का बजट बनाना बताऊंगा। जैसे मैं आपको मिनीमैक्स का बजट समझा देता हूं, तो हैवी हाई का आप खुद से कर लेना, क्योंकि केवल फिगर्स ही चेंज होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्या है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट किसका? मिनीमैक्स का, ठीक है। देखो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई एवं ही लिख लिया है ना, पूछा नहीं गया, अपन को केवल अप्रैल, मई और जून का बजट बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितनी यूनिट बेची जानी है। अप्रैल में 8,000, मई में 10,000, जून में 12,000 और जुलाई में 16,000। और ये डेटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं। कितना क्लोजिंग स्टॉक? ये उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है नेक्स्ट मंथ की सेल का 25% हम इसी महीने में स्टॉक रख लेंगे। तो आप बताइए अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? जो मई मंथ है उसकी सेल का 25%, मई की सेल कितनी है? 10,000, मई की इतनी सेल है 10,000, तो उसका 25% कितना आ जाएगा? 2,500, ठीक है। ऐसे ही मई मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? वो जून की सेल जो होगी उसका 25% जो होगा वो मई मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ऐसे ही जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? जुलाई की सेल का 25%। ओहो सर, अब समझ में आया कि बजट भले ही 3 महीने का बनाना था, अप्रैल, मई और जून का, लेकिन फिर भी जुलाई का हमें डेटा
दे रखा था, ठीक है, उसका यूज आपको समझ में आ गया। जुलाई की सेल्स का 25% जो है वो जून का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर दिया, ये आ गया 10,500, 13,000 और 16,000। अब अगर इसको बोल कर देखें, वैसे अपन ने ये सीख लिया है, फिर भी एक बार बताता हूँ अपन कैसे बोलते हैं। 8,000 मुझे इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे सेल करना है, 2,500 मुझे इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा कर रखना है। तो इन टोटल मुझे 10,500 बनाने पड़ेंगे ताकि मैं 8,000 बेच दूं और 2,500 बच भी जाए मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। अब सवाल है ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, ये तो बड़ी दुविधा है, क्या करा जाए, कहाँ से आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में लिखा था कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी है कि नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 25% जो है हम इसी मंथ में क्लोजिंग स्टॉक रख लेते हैं। तो आप सोचो अप्रैल महीने की जो सेल है वो कितनी है, 8,000 है। अप्रैल मंथ की जो सेल है वो कितनी है, 8,000 है। तो आप सोचो मार्च महीने में, क्या मार्च महीने में हमने 8,000 का 25% रखा होगा। यस, अप्रैल महीने की सेल्स 8,000 है तो इसका 25% आया कितना, 2,000। ये हमने मार्च में रखा होगा एज क्लोजिंग स्टॉक, और मार्च का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब 8,000 का 25% जो होगा वो होगा 2,000 और वही बनेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ये सबसे टेक्निकल बात थी इसकी, हालांकि बहुत आसान थी पर ठीक है, कई बार ध्यान नहीं जाता है। तो ये होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो अब देखो फिर से बात करते हैं, 10,500 हमें बनानी है लेकिन 2,000 तो हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई होंगी, तो हमें केवल कितनी बनानी है, 8,500 यूनिट्स। नाम क्या दे दिया, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मई और जून की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक अपने आप आ जाएगा, कैसे, अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक मई मंथ का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। मई मंथ का क्लोजिंग स्टॉक जून का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। समझे आप। तो मई और जून का ओपनिंग स्टॉक निकालने में दिक्कत नहीं आई, दिक्कत कहाँ आई, इसमें आई, अप्रैल महीने में, क्योंकि इस पर हमें ध्यान नहीं जा रहा था। तो हमने क्या करा, अप्रैल मंथ की सेल जो है 8,000, उसका 25% मार्च मंथ में रखा होगा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो मार्च महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। अब देख लो आप क्या आ गए हमारे नेट टोटल्स, 8,500, 10,500 और 13,000, ठीक है। और इस बात को मैंने लिख भी दिया था, यदि अप्रैल मंथ की सेल्स 8,000 है तो मार्च मंथ का क्लोजिंग स्टॉक 25% ऑफ 8,000 दैट इज 2,000 रहा होगा, एंड देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल विल बी 2,000 यूनिट्स, है ना। आप चाहे तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिख के रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया सर आपको। तो मिनीमैक्स जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बजट हमारा बन चुका है। अब हैवी हाई का आप बना लेना। अब सर एक और बात है, ये तो हो गया यूनिट वाला बजट, ये तो केवल यूनिट्स की बात हो गई। अभी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दी है, देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, दोनों टाइप की प्रोडक्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों टाइप की प्रोडक्ट का गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी गिवन है। तो इसका मतलब अभी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है, मतलब रुपीज़ में, वैल्यू में भी बजट बनाना है। अभी जो हमने बजट बनाया है वो केवल यूनिट्स में है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पर। तो भाई मिनीमैक्स और हैवी हाई दोनों का प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बता देता हूँ, पर पहले यहाँ ध्यान देना। आप बताओ इन तीनों महीने का जो टोटल है वो कितना आएगा। आप कैलसी पर चेक करके देखिए, ये आएगा 32,000, है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, 8,500 प्लस 10,500 प्लस 13,000, तो आ रहा है 32,000। इतना जो है आपने यूनिट्स बनाने का प्लान बनाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फर्स्ट क्वार्टर में कितनी यूनिट बनाने वाले हो इन टोटल, तो आप कहोगे 32,000। अप्रैल में 8500, मई में 10,500 और जून में 13,000। तो इन टोटल आप 32,000 यूनिट बनाने वाले हो, ठीक है। ऐसे ही जब आप मिनीमैक्स की जगह पर हैवी हाई का प्रोडक्शन बजट बनाएंगे तो उसकी भी कुछ टोटल यूनिट आ जाएंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी हैं मिनीमैक्स की 32,000, ये तो अपन ने कैलकुलेट करी ही है। हैवी हाई की जब आप बनाएंगे तो वो आएंगे 25,000, ठीक है। आप चेक करके देख लेना।
अब क्या करें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी भाई, क्या बोला था उन्होंने, मिनीमैक्स में 220 पर यूनिट, तो 220 इंटू 32,000 कर देंगे, तो 220 इंटू 32,000 करेंगे तो आएगा 7,04,000, ठीक है। और हैवी हाई के केस में क्या है 280, तो क्या करना 25,000 यूनिट्स इंटू 280 तो आएगा 70 लाख, ठीक है, 70 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या स्टेटस है भाई, ये भी गिवन है, मिनीमैक्स के केस में 130 और हैवी हाई के केस में 120, देखो यही दिया है, चेक कर लेते हैं, हाँ सर 130 और 120 मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से, 32,000 यूनिट इंटू 130 ये आ जाएगा 41,60,000 एंड हैवी हाई के केस में आ जाएगा 30 लाख। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, स्पेशल पॉइंट ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्होंने जो दिया है वो तो पूरे साल का दिया है, उन्होंने तो इन टोटल दे दिया, और वो कितना दिया है उन्होंने चेक करते हैं, उन्होंने दिया है 4 लाख, उन्होंने कहा था ये जो डेटा है नीचे वो ईयर का है ना, तो भाई ये दिया है 4 लाख। अब 4 लाख कितनी यूनिट का है, 4 लाख तो पूरे साल में जितनी यूनिट बनानी है उनका होगा, तो पूरे साल भर में कितनी यूनिट बनानी है 1,80,000, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखना अगर 4 लाख का ओवरहेड हम लगाने वाले थे 1,80,000 यूनिट्स में, वापस से यदि 4 लाख का ओवरहेड हम खर्च करने वाले थे 1.8 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने में, तो बताओ 32,000 यूनिट्स के लिए हम कितना खर्च करने वाले हैं, तो आ जाएगा 71111, ठीक है, 71,111, ठीक है साहब। और ऐसे ही हैवी हाई में देख लो, अब 5 लाख का ओवरहेड हम करने वाले थे 1.2 लाख यूनिट के लिए, तो 25,000 यूनिट्स के लिए कितना करने वाले हैं 104,166, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब पता है बच्चे के मन में एक सबसे बड़ा डाउट, बोली सर आप भी अजीब हो सर, यहाँ पर जो बजट बनाया है यूनिट वाला वो आपने मंथ वाइज बनाया है, आपने अप्रैल मई और जून तीनों का डेटा अलग अलग लिखा है, इसका मतलब प्रोडक्शन बजट जो आपने यूनिट्स में बनाया है वो तो आपने बनाया है मंथ वाइज, लेकिन जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पर आए तो आपने क्या करा, सीधा एक क्वार्टर का बना दिया, सीधा फर्स्ट क्वार्टर का बना दिया, आपने मंथ वाइज नहीं करा। आप सर बड़े अजीब हो, बेटा मैं अजीब नहीं हूँ, अजीब है आपका और हमारा ICAI जो ऐसी हरकतें कर देता है कई बार, है ना, पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पर ये भी हुआ है। और शायद इसका कारण ये रहा होगा कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और इसलिए वो इन टोटलिटी बना देते हैं। बाकी मेरा सजेशन तो आपके लिए यही है कि आप मंथ वाइज बना दें, टोटल तो वैसे भी वही आना है, ठीक है। ये तो उन्होंने ICAI ने जो सजेस्टेड दिया था उन्होंने ऐसा कर दिया था, पर मेरा सजेशन तो ये है कि आप मंथ वाइज भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें याद थोड़ी रहेगा कब क्या करना है। हालांकि एक हिंट बस ये है कि नॉर्मली वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को कम इंपोर्टेंस देते हैं, यूनिट वाले को इंपोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को इकट्ठा बना देते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप मंथ वाइज बनाते तो कैसे बनाते, मिनीमैक्स या अप्रैल मई और जून तीनों की प्रोडक्शन यूनिट्स आपको पता है, आपने निकाली है, देखो ये निकाली थी यहाँ पर, ठीक बात है, और यहाँ पर ये तीनों कॉस्ट लिख लो। फाइनली जब आप ये सब लिखोगे और एंड में ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा टोटल, है ना, तो कभी भी गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। लिखा भी है मैंने नोट, देखो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मंथ वाइज बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट क्या क्या बताना है हमको, फर्स्ट क्वार्टर का बजट दैट टू मंथ वाइज, है ना। वाइल इन आर प्रैक्टिस मैनुअल, मतलब हमारी बुक्स में जो ICAI ने दी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इज मेड फॉर अ कंप्लीट क्वार्टर। तो ये ध्यान रखने के लिए भाई कुछ अलग हुआ है ना, कल के दिन आप परेशान ना हो, तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आप करके देखिए एक बार, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल है। देखिए क्या है, AK लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स बजट फॉर द कैलेंडर ईयर 2013 बाय अ क्वार्टर्स इज एज अंडर, ठीक है। क्या दिया है भाई, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और चारों क्वार्टर में हम कितनी कितनी यूनिट्स सेल करने वाले हैं ये दिया गया है, ठीक बात है। यूनिट्स टू बी सोल्ड आर गिवन,
द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना होगा ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना होगा 6000 यूनिट्स। एंड क्लोज विथ इन्वेंट्री ऑफ 8000 यूनिट्स। मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसके हैं, ईयर के हैं। ध्यान दीजिए, द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू, है ना, तो ईयर का ओपनिंग स्टॉक 6000 है और ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 8000 है। ठीक बात है, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ईयर का ओपनिंग स्टॉक मतलब फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक? हाँ भाई, क्वार्टर 1 का भी ओपनिंग वही होगा और ईयर का भी ओपनिंग वही होगा। ठीक बात है, जैसे कि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल ईयर का भी फर्स्ट डे है, और या सॉरी ये लोग शायद कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो 1 जनवरी कहलाया, है ना। तो 1 जनवरी का जो स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक वो ईयर के लिए भी वही होगा और फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी वही होगा, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक भी वही होगा और लास्ट ईयर मतलब ईयर का जो एंड होगा उसका भी क्लोजिंग स्टॉक वही होगा, है ना। तो ऐसा आगे क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज कस्टमरीली शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर 70% ऑफ द करंट क्वार्टर सेल्स डिमांड प्लस 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, यही बात तो सबसे अच्छे लेवल की है। बोले प्रोडक्शन को इस तरीके से शेड्यूल किया गया, इस तरीके से प्लान किया गया है कि वो कितना होगा 70% ऑफ द करंट क्वार्टर सेल डिमांड। बोले बताओ हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो बोले हम पता है कितना प्रोडक्शन करेंगे, करंट क्वार्टर की जो सेल डिमांड है उसका 70% बनाएंगे। ठीक है, मतलब करंट क्वार्टर की जो सेल्स डिमांड है उसका 70%, इसके अलावा प्लस 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड, मतलब अगले क्वार्टर की जो डिमांड है उसका 30% भी हम इसी क्वार्टर में बना लेंगे। मजे की बात देखो, आपने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें अपन ने पता है क्या किया था, उसमें अपन ने फाइनली यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड निकाला था। ठीक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हमने क्या निकाला था, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। इस बार कितने यूनिट बनाने हैं ये डायरेक्टली गिवन है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इस बार डायरेक्टली गिवन है। कैसे, क्लियर बोला है, कितना बनाएंगे, बोले करंट क्वार्टर की जो डिमांड है उसका 70% और नेक्स्ट क्वार्टर जो है उसका 30% इस बार बनाना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देखो, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है वो उसमें 8000 यूनिट लिखा है, तो 8000 नहीं 18000 है, 18000 यूनिट्स इंटू 70% करते हैं, ये आ रहा है 12600, एम प्लस में डाल दिया, और 22000 का कर दो आप 30%, ये कितना आ रहा है 6600 6600, इसको भी एम प्लस में डाल दो, एमआरसी करो, 19200 आ रहा है। मतलब 19200 यूनिट हम क्या करेंगे, बनाएंगे पहले क्वार्टर में। ठीक बात है, सो प्रोडक्शन इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन। फिर द बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 40, सेलिंग प्राइस भी दी है, पता नहीं क्या यूज होगा इसका, है देखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज़ है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट इज गिवन। वेरिएबल कॉस्ट ₹34.5 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट होगी 34.5 पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या लिखा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 hours 30 minute at the rate 2 per hour based on a budgeted production volume of 1,10,000 direct labor hours for the year। तो फिक्स ओवरहेड कैसे लगेंगे, 2 per hour, ये क्लियर कट लिखा है ध्यान से, 2 per hour लगेंगे। और ये 2 per hour कैसे निकाला गया है, बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द ईयर। ठीक बात है, हालांकि इस बात पर चर्चा अपन करेंगे एंड में, इसको अभी आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इस पर अपन चर्चा करेंगे, आप वेट करो थोड़ा सा, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पूरे साल में बराबर बराबर, है ना। ठीक है, तो वो तो वैसे भी अपन करते ही, एज सच कोई यूज नहीं है इसका, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर। तो भाई पहली बात तो हमें क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर द ईयर, क्लियर है। दूसरी बात उन्होंने पूछा इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर कंपनी एक्सपेक्टेड टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। बोली किस क्वार्टर में कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएगी या ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेगी।
तो उसी के लिए ये सेलिंग प्राइस देखो ना, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड, ये पूरा डेटा जो गिवन है ना, ये गिवन है काय के लिए, बीईपी के लिए। तो इसको होल्ड करते हैं, पहले प्रोडक्शन बजट बना देते हैं क्वार्टरली, और फिर अपन चलेंगे कि बीईपी का क्या करना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं आंसर पर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, और ये है कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो तो प्रोडक्शन बजट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फॉर्मेट याद होगा, Q1, Q2, Q3, Q4, वही सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, फिर उनका टोटल करना है माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्या आ जाता है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो फॉर्मेटिंग तो एकदम फिक्स है, और प्लीज़ आप चेंज मत करना, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। आप क्या करेंगे, बुक में जो आंसर्स दिए हैं उनको देख देख कर अगर आप बार बार चेंज करेंगे ना, एग्जाम में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो हमेशा एक ही फॉर्मेट रखना है, और अपन ने प्रोडक्शन बजट का क्या फॉर्मेट रखा है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाता है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अब देखते हैं साहब क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, हाँ सर, चारों क्वार्टर की सेल्स देखो ये रही गिवन, तो चारों क्वार्टर की सेल्स हमने एज इट इज कॉपी कर दी यहाँ पर। ठीक बात है, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो गिवन है, आप देखते जाना, डेटा है ना। फिर उन्होंने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक कितना है ईयर का, 6000 यूनिट उन्होंने कहा था, तो ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ लिख दिया हमने 6000 यूनिट, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक कहा था उन्होंने ईयर एंड का 8000, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक वाली लाइन ये वाली है, इसमें देखो आप 8000 का मैंने क्वार्टर 4 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, क्योंकि क्वार्टर 4 का क्लोजिंग स्टॉक और ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो सेम ही होगा ना। ठीक है साहब, तो इतना काम हमने कर दिया, जो जो गिवन था वो मैंने फिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि क्वेश्चन में बताया था कि प्रोडक्शन कितना करना है, वो डायरेक्टली गिवन था, तो हम अलग से क्या करेंगे, ध्यान दें कि अरे यार इस बार तो कुछ नया होगा। ये जो पार्ट है ये कैसे निकलता था अभी तक, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके ये निकलता था, इस बार ये अलग तरीके से गिवन है। इस बार हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज भी निकल जाएगा। कैसे, ये देखो वर्किंग नोट 1 अपन ने बनाया है, ठीक है। तो इस बार पता है क्या है, हम वर्किंग नोट से ये वाले अमाउंट्स निकाल देंगे और फिर ये फिल कर देंगे, तो बाकी जो अमाउंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल कर आएंगे। तो हमें फॉर्मेट सेम रखना है। अगर उन्होंने कुछ और तरीके से निकालने को कहा है तो जो जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल के फिल कर देंगे, जो बचेगा ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा। ठीक बात है। तो चलो कितना प्रोडक्शन करना है ये उन्होंने अलग से बताया है। चलो तो वर्किंग नोट 1 देखते हैं। ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। बताओ क्वार्टर 1 में कितने यूनिट हम बनाएंगे। उन्होंने कहा था करंट क्वार्टर की सेल का 70%। करंट क्वार्टर की सेल कितनी है भाई, 18,000, उसका 70%। तो देखो 70% ऑफ करंट क्वार्टर सेल कितना आ जाएगा, 12,600। ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का 30%, तो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल है 22,000, 22,000 का 30%, तो 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल मतलब 22,000 का, तो आ जाएगा 6,600। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 19,200। ठीक है। ऐसे ही क्वार्टर 2 में कर देंगे हम 70% ऑफ करंट क्वार्टर सेल मतलब 22,000 का 70% आप करेंगे तो आ जाएगा 15,400। और नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज थर्ड क्वार्टर की 25,000 जो आपकी सेल्स है उसका 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 7,500। ठीक है। सेम करेंगे क्वार्टर नंबर 3 में 25,000 का 70% हो जाएगा 17,500 और 27,000 का 30% हो जाएगा 8,100। ठीक बात है। अब क्वार्टर 4 की बात करते हैं। क्वार्टर 4 में देखना, अब ध्यान से कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्वार्टर 4 में क्वार्टर 4 की सेल 27,000 है, उसका 70% कितना आ जाएगा 18,900। अब नेक्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं तो उसका 30% निकाल देते। तो इसका मतलब अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, ये हमें बाद में कभी मिलेगा, तो अपन इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखा है क्योंकि ये पूरा सॉल्व करा हुआ रखा है। ठीक है। पर अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। क्वार्टर 4 में केवल क्या अवेलेबल है, 70% ऑफ करंट क्वार्टर सेल हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वार्टर हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे, तो हमने इन दोनों को अभी क्या करा है, कट लगाकर छोड़ दिया है। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, 19,200 आ चुका है, 22,900 आ चुका है और 25,600 आ चुका है। ये अभी आना बाकी है। तो एक काम करते, इनको उठाकर कहाँ पुट कर देते हैं, देखो ये पुट कर दिया 19,200, देखो ये गया।
फिर ये देखो 22,900, फिर 25,600, तो ये भी हो गया साहब। तो आपको समझ में आया, फॉर्मेट वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का हो गया, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ऐसे और भी क्वेश्चन अपनी बुक में है ना, जो अपन करेंगे आगे चल के। तो अपन ने क्या करा, वर्किंग नोट में प्रोडक्शन कितना करना है वो निकाल के और यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड में लिख दिया, ठीक है, और जो जो हाईलाइट कर दिया है मतलब वो हो गया। अब क्या करें सर, अब आ जाते हैं क्वार्टर वन पे वापस से। देखो क्वार्टर वन सेल्स 18,000 थी, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 6,000 ये गिवन लिख लिया, और प्रोडक्शन 19,200 लिख दिया। अब आप बताना ध्यान से, 19,200 कब आया जब 6,000 घटाया, 19,200 कब आया जब 6,000 घटाया, मतलब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है। तो बताओ यहाँ कितना रहा होगा, 25,200, तो इसको लिख दिया मैंने बैलेंसिंग फिगर। सही कह रहा हूँ भाई, 6,000 घटाने के बाद 19,200 आ रहा है, इसका मतलब 25,200 रहा होगा, तभी तो 6,000 घटाने के बाद 19,200 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो आप, यहाँ 18,000 है, यहाँ 25,200 है, बताओ कितना ऐड करा होगा कि 25,200 आया, 7,200। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्वार्टर वन तो समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं क्वार्टर टू पर। 22,000 की सेल्स गिवन है और यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड 22,900, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सुनो, पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा और ये कितना आएगा, सब हमें जानना है। तो देखना, सबसे पहले अपन निकाल देते हैं कि क्वार्टर वन का जो क्लोजिंग होगा वही क्वार्टर टू का ओपनिंग होगा। ठीक कह रहा हूँ, क्वार्टर वन का जो क्लोजिंग होगा वही क्वार्टर टू का ओपनिंग होगा। हाँ सर ठीक है। अब देखना आप, 7,200 घटाने पर 22,900 आ रहा है, तो बताओ ऊपर कितना रहा होगा, 30,100, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर में आया है। कुल मिलाकर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। फिर 22,000 में कितना जोड़ा गया होगा कि 30,100 आ गया, डिफरेंस निकाल दो, 8,100। ठीक है, यही प्रोसेस क्वार्टर थ्री में, सेल्स गिवन है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड गिवन है, क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर थ्री का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं इतना सारा क्यों समझा रहा हूँ, क्वार्टर फोर में कुछ स्पेशल है, देखना आप, है ना, वेट करो 2 मिनट। तो क्वार्टर टू का क्लोजिंग क्वार्टर थ्री में ओपनिंग बन गया। ठीक है, फिर क्या करा, 25,600 में 8100 जोड़ा तो आ गया कितना, 33,700। फिर 25,000 में कितना जोड़ा गया होगा कि 33,700 आएगा, वो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 8,700। क्लियर है? अब मजा आएगा आपको, ध्यान से। क्वार्टर फोर में थोड़ा डिफरेंस है, क्या अलग है देखो, सेल्स गिवन है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ही गिवन था 8,000, आपको अगर याद हो तो देखो ये गिवन है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर। तो आपके पास सेल्स अवेलेबल है और क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 35,000। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, क्वार्टर थ्री का क्लोजिंग क्वार्टर फोर का ओपनिंग बन जाएगा, तो ये भी आ गया। अब 35,000 में से आप 8,700 घटा दीजिए तो आ जाएगा 26,300। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस यहाँ का इस फॉर्मेट से निकला। अब इस 26,300 को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। समझ पा रहे हैं आप, ये यहाँ रख दिया, तो यहाँ 26,300 टोटल क्वार्टर फोर में बनाना है, और 70% ऑफ करंट क्वार्टर से लिए आया था, मतलब बैलेंसिंग फिगर में ये भी निकल जाएगा, तो आपका ये वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, बस आप फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार खुद से करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था भाई, फर्स्ट पार्ट हमारा था ये प्रिपेयर क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमसे पूछा इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर कंपनी एक्सपेक्टेड टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, कब हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ब्रेक इवन पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ऐसा समझ लो आप। और ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है, अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप करेंगे तो यूनिट्स निकल जाएंगी बीईपी की। ठीक है, सपोज आंसर आया 10,000 यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10,000 यूनिट सेल करते हैं तो हमें ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, हम जीरो कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन से, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इतना हमको चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखो क्या है।
क्या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी है? हाँ सर देखो, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट की मैंने? हाँ सर 34.5। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट गया 40 माइनस 34.5, कितना आएगा? ये आएगा 5.5। तो भाई कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 5.5 पर यूनिट। अब हमें केवल क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट और मिल जाए तो काम हो जाएगा। चलो तब फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड ये रहे, क्या लिखा है? 2 hours 30 minute एट द रेट 2 per hour बेस्ड ऑन अ बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। बोले ये जो 2 पर आवर निकाला गया है ना, ये पता है कैसे निकाला गया है? बोले ये 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स को ध्यान में रख के निकाला गया है। और सर हमने तो ओवरहेड बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओवरहेड में हमने सीखा था लेबर आवर रेट निकालना। ओवरहेड लिखते थे पहले अपन, बजटेड ओवरहेड डिवाइड करते थे नंबर ऑफ लेबर आवर्स से, तो निकल जाती थी एक रेट, रिकवरी रेट पर लेबर आवर। इस बार रिकवरी रेट पर लेबर आवर गिवन है और लेबर आवर्स गिवन है, तो क्या हम ओवरहेड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। देखो रिकवरी रेट पर आवर क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस। अब रिकवरी रेट कितनी दी है? 2 रुपये। भाई ये रेट कितनी दी है ओवरहेड की? 2 रुपये। और बोलिए किस पर बेस्ड है? कैसे निकाली गई है? ये निकाली गई 1,10,000 आवर्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब बजटेड ओवरहेड को, बजटेड फिक्स ओवरहेड को 1,10,000 आवर्स से डिवाइड किया तो 2 आया, ऐसा उनका कहना है। ठीक है कि 2 रुपये कैसे निकाला है? बेस्ड ऑन अ 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द ईयर। तो इसका मतलब 2 रुपये कैसे निकाला है? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई 1,10,000, तो 2 आया होगा। तो सोचो बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने रहे होंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 1,10,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2,20,000। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 2,20,000। समझे आप बात को? फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास 2,20,000। अब देखो आप 2,20,000 फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.5, तो आ जाएगा 40,000 यूनिट्स। अब हमें बताना है कि बताओ बीईपी कौन सी क्वार्टर में अचीव कर लेंगे। तो आप देखो पहले क्वार्टर में हम बेचेंगे 18,000, क्वार्टर 2 में हम बेचेंगे 22,000। आप दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 40,000। तो भाई 40,000 बेचेंगे और हमारा बीईपी भी कितना आ रहा है? 40,000 यूनिट। तो हम क्या लिख कर दे देंगे कि क्वार्टर 2 में हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखा भी होगा आगे। देखो कंपनीज बीईपी इज 40,000 यूनिट्स एंड इट विल बी एबल टू सेल 40,000 यूनिट्स till the end of quarter 2. Therefore, we can say that company will achieve the BP at the end of quarter 2. ठीक है, क्वार्टर 2 के एंड तक हम 40,000 यूनिट बेच चुके होंगे, तो हम अपना बीईपी भी अचीव कर चुके होंगे। ठीक बात है। अब एक बात कुछ बच्चों के मन में खटक रही होगी, वो पता है क्या होगा? उनके मन में पता है क्या आएगा? वो कहेंगे यार कि ये क्या गिवन है? देखो ना, ये क्या है? फिक्स ओवरहेड 2 hour 30 minute, ये इसका क्या करा सर ने? सर ने तो धीरे से 2 रुपये उठा लिया और 1,10,000 लेबर आवर उठा लिए। ये 2 hour 30 minute क्या था? तो ये पता है क्या है? ये है एक यूनिट को बनने में लगने वाला समय। पर उससे हमें मतलब नहीं है ना बेटा। आप हमेशा समझो, एग्ज़ाम में वो लोग ईजी वे में निकल जाते हैं जिनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्वेश्चन से। समझते हैं? अगर आप क्वेश्चन में उलझेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे हमें क्वेश्चन से क्या चाहिए? केवल फिक्स्ड ओवरहेड। और उन्होंने क्या कहा? 1 घंटे का, देखो क्लियर कट लिखा है, 1 घंटे का रेट है 2 रुपये पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड का 1 घंटे का रेट है 2 रुपये पर आवर। और ये कैसे निकाला गया? 1,10,000 लेबर आवर्स के हिसाब से निकाला गया। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि फिक्स ओवरहेड 2,20,000 रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि 2 घंटे 30 मिनट क्या है? फिर भी अगर आप जानना चाहो तो अपन बोलेंगे 1 यूनिट को बनाने का। देखो ये क्या लिखा था? स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट 34 रुपये 50 पैसा और फिक्स्ड ओवरहेड 2 घंटे 30 मिनट और 2 रुपये पर घंटे के हिसाब से। तो आप चाहो तो 2 घंटे 30 मिनट का ओवरहेड निकाल लो, पर हम करेंगे क्या? उसका कोई यूज़ हमें नहीं है। 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे 30 मिनट लगते, तो हम क्या करें? इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो केवल फिक्स ओवरहेड चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो निकल जाएगी। समझे आप बात को, है ना? तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। ये सब आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं।